हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्थ सिद्धि क्लासेस। आज से हम एक न्यू मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है क्लास 11th इकोनॉमिक्स, और जो न्यू सिलेबस के ऊपर बेस्ड होगा। और आपकी बुक के फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। उससे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज साइंस। साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जिसके दो मेन टाइप्स है, फर्स्ट नेचुरल साइंसेज एंड सेकेंड इज सोशल साइंसेज। नेचुरल साइंस क्या होता है? जिसके लॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं या फिर जिनकी वैलिडिटी हम लैब्स में टेस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो नेचुरल साइंस इज कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस बिकॉज ऑफ इट्स इम्पीरियल अप्रोच। नेचुरल साइंस का एग्जाम्पल हो सकता है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। क्यों, कैसे? क्योंकि इसके जो लॉज है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है? जो कि हर जगह पे सेम है और हर जगह पे उसी तरीके से एक्सेप्ट किए जाते हैं। जैसे मैथ्स के फॉर्मूलेज, जो कि जो फॉर्मूलेज हम यूज़ करते हैं वही फॉर्मूलेज बाकी लोग भी यूज़ करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, नेक्स्ट है सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस क्या है? उसे हम एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल साइंस ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, जैसे साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। और जो सोशल साइंस है वो लैब्स में टेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को हम लैब्स में टेस्ट नहीं कर सकते। और ये लॉज यूनिवर्सल भी नहीं होते या फिर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी नहीं होते, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर हमेशा चेंज होता रहता है। इकोनॉमिक्स भी एक सोशल साइंस है क्योंकि वो इंडिविजुअल्स के या लोगों के इकोनॉमिकल बिहेवियर के ऊपर स्टडी करता है। इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ सोशल साइंस एज इट स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो कि ग्रीक वर्ड से आया है। एक ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब होता है, इसे अगर हम दो पार्ट में बांटे, ओइकोस और नोमोस। ओइकोस मतलब हाउस होल्ड और नोमोस मतलब मैनेजमेंट, व्यवस्थापन। सो ओइकोनोमिया मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स। पॉल सैमुएल्सन ने इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस बोला है। Economics deals with how human beings satisfy unlimited wants with limited means. इसका मतलब क्या है? अनलिमिटेड वॉन्ट्स मीन्स क्या? अनलिमिटेड वॉन्ट्स मतलब लोगों के जो नीड्स है, वॉन्ट्स है, वो हमेशा बढ़ते रहते हैं या फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो रिसोर्सेज है उन वॉन्ट्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स का मेन काम क्या है? उन लिमिटेड रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करके जो लोगों की वॉन्ट्स हैं, नीड्स हैं, उन्हें फुलफिल कर सके। आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। पहली डेफिनेशन हम लेते हैं एडम स्मिथ की, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाने जाते हैं, अर्थशास्त्र के जनक। उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। उनकी बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी। और उन्होंने उस बुक में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। कुछ की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है लेजिस फेयर, मतलब गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरवेंशन होता है। नेक्स्ट है कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, और डिविजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी। ये कुछ की पॉइंट्स है। आगे देखते हैं अल्फ्रेड मार्शल्स वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब लोगों का बिहेवियर, हमने देखा इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स लोगों के इकोनॉमिक बिहेवियर के ऊपर स्टडी करता है। सो जो डेली बिजनेस है, मतलब डेली लाइफ जो है, उसमें इंसान किस तरीके से बिहेव करता है, लेकिन इकोनॉमिक बिहेवियर। तो अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन क्या कहती है? इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। उन्होंने ये डेफिनेशन अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने इस तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। Economics examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. मतलब इंसान को रहने के लिए जो भी अपनी मटेरियल रिक्विजिट्स, यानी जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए इंसान क्या एक्शन लेता है, किस तरीके से इकोनॉमिकली बिहेव करता है,
वो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं, ऐसा अल्फ्रेड मार्शल्स का कहना था। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स खाली पैसे से रिलेटेड नहीं है, मानव का कल्याण मतलब इंसान का जो कल्याण है उससे उससे भी रिलेटेड है। आगे कुछ की पॉइंट्स है, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, जैसे मैंने अभी बताया। इकोनॉमिक्स इज़ अ बिहेवियरल साइंस, हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक बिहेवियरल साइंस है, क्योंकि ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर कभी भी एक डिस्टिंक्ट नहीं होता, हमेशा हर इंसान का बिहेवियर अलग अलग होता है। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर यानी लोगों के कल्याण के बारे में इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। एंड इट इज़ नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ, मतलब इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसा, सिर्फ संपत्ति से रिलेटेड नहीं है। आगे है लियोनेल रॉबिन्स स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। Economics is a science which studies human behavior as a relationship between end and scarce means which have alternative uses. अब इसमें हम हर एक चीज़ को देखते हैं। end and scarce means, end and scarce means मतलब resources जो कि ख़त्म हो सकते हैं और जो कि बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, और उसी रिसोर्सेज से हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 10 रुपीज़ है और आपके पास ऑप्शन है कि आप उससे एक पेन खरीद सकते हो, आप एक नोटबुक खरीद सकते हो, या फिर आप चॉकलेट्स खरीद सकते हो। सो आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, 10 रुपीज़ रिसोर्सेज है, लेकिन उसके यूजेस कितने हैं, उसके यूजेस बहुत सारे हैं। तो इकोनॉमिक्स ऐसा साइंस है जो इस चीज़ के ऊपर स्टडी करता है कि आप किस तरीके से, आपके पास जो रिसोर्स है, आपके पास जो मीन्स है, उसे किस तरीके से यूटिलाइज करते हो अपने काम के लिए। उनकी बुक है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि पब्लिश हुई थी 1932 में। उनके की पॉइंट्स ये है, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, जैसे मैंने अभी बताया, हर किसी की वॉन्ट्स अलग अलग होती हैं, और सबसे बड़ी बात वॉन्ट्स अनलिमिटेड होती है। अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको लगेगा कल ये होना चाहिए, आपके पास वो चीज़ आएगी फिर आपको लगेगा कि नहीं ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। सो जो वॉन्ट्स है वो कभी भी लिमिटेड नहीं होती, वो अनलिमिटेड ही रहती है, लेकिन मीन्स वो लिमिटेड रहते हैं कि आपके पास सिर्फ 10 ही रुपीज़ है, ठीक है, आपको उन्हें इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि आप उस 10 का 100 कर सको और उसे आगे बढ़ा सको। लेकिन जो मीन्स है, मीन्स मतलब अभी खाली 10 रुपीज़ लेके नहीं चलना, जो भी मीन्स है जैसे नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हो गए, ये सारी क्या है, लिमिटेड है, और हम उसे फुल्ली जब यूटिलाइज करते हैं तभी हमारे जो वॉन्ट्स है वो सेटिस्फाई हो सकती है। वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसी में देखते हैं आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी आपको स्टडी करना है या फिर आपको खाना है। सो डिपेंड करता है आपकी जो वॉन्ट है उसके हिसाब से आप अपने जो पैसा है उसे इन्वेस्ट करोगे। मीन्स हैव ऑल्टरनेट यूजेस, ये मैंने अभी आपको समझाई दिया। आगे देखते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। देयर आर 2 मेन ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड माइक्रोज से आया है। माइक्रोज का मतलब क्या है, स्मॉल, मतलब कि छोटा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स, मतलब हाउस होल्ड्स हो गए, वर्कर्स हो गए, फर्म्स हो गए, मतलब जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं। माइक्रो का मतलब ही है छोटा। सो वो छोटे छोटे यूनिट्स के ऊपर स्टडी करता है। अब इसके बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है, वॉन्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी, वैल्यू, वेल्थ, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम एक एक पॉइंट को पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है वॉन्ट्स। वॉन्ट्स क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन वॉन्ट इन फ्यू वर्ड्स, मतलब हम वॉन्ट्स को फ्यू वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते। कॉमन लैंग्वेज में देखा जाए तो वॉन्ट्स मतलब होता है नीड। इकोनॉमिक्स में हम वॉन्ट्स किसे कहते हैं, वॉन्ट्स डिनोट्स अ फीलिंग और लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब हम जब सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी चीज़ हमारे पास है उससे हम टोटली सेटिस्फाइड नहीं है, तो उससे आगे कोई चीज़ हमें चाहिए, वो हमारी वांट होती है। और ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर फॉर 2 बेसिक रीजंस। 2 बेसिक रीजंस है जिसकी वजह से ह्यूमन वांट्स हमेशा बढ़ती रहती है। फर्स्ट, डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, मतलब जैसे नई नई चीज़ों का आविष्कार होता जा रहा है, जैसे जैसे नई नई टेक्निक्स आती जा रही है, वैसे वैसे लोगों को लगता है कि हमारे पास वो भी होना चाहिए। जैसे पहले छोटे फ़ोन हुआ करते थे, सो लोग उसमें भी खुश थे, लेकिन अब जैसे जैसे नए नए फ़ोन आते जा रहे हैं तो लोगों को लगता है कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, हमारे पास वो भी होना चाहिए। और सेकेंड थिंग है राइज इन पॉपुलेशन। अब आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड,
हाँ, सबको पता है वांट्स अनलिमिटेड है। वांट्स आर रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग इन नेचर मतलब एक बार कोई चीज़ चाहिए उसके बाद हमें उससे सेटिस्फैक्शन नहीं होता, हमें लगता है कि हाँ इससे आगे भी कुछ चाहिए, हाँ अब इससे आगे भी कुछ चाहिए। वांट्स डिफर्स विद सीजन, मतलब मौसम के हिसाब से वांट्स बदलती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बारिश में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, छतरी की, रेनकोट की। सो हमारी वांट उस टाइम पे क्या होगी, बारिश बारिश के टाइम पे कि हमारे पास छतरी होनी चाहिए या फिर हमारे पास रेनकोट होना चाहिए। आगे है वांट्स डिफर्स ड्यू टू कल्चर। कल्चर के हिसाब से भी वांट्स बदलते जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अलग अलग कल्चर की अलग 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 कल्चर में अलग अलग चीज़ें लोग यूज़ करते हैं। सो उसके हिसाब से भी वांट्स बदलते रहते हैं उन लोगों के। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। ओके, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स देख रहे हैं। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स है इसमें सबसे पहला पॉइंट। तो इकोनॉमिक वांट्स क्या होता है, जिस चीज़ के लिए आप पे करने के लिए तैयार हो या फिर जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। सो ऐसी जो वांट्स होते हैं वो इकोनॉमिक वांट्स होते हैं। जैसे कि खाना हो गया, मेडिसिन, दवाइयाँ हो गई, इन सब के लिए आप पे करने के लिए रेडी होते हो। और नॉन इकोनॉमिक वांट्स कौन से होते हैं, नॉन इकोनॉमिक वांट्स वो होते हैं जो कि मतलब बिना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के भी आपको सेटिस्फाई करते हैं। जैसे एयर हो गया, सनशाइन हो गया, आपको धूप के लिए पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको हवा के लिए पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आपको क्या पता चला इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वांट्स के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट है इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स। तो इंडिविजुअल वांट्स कौन सी होती हैं, जो कि पर्सनल वांट्स होती है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे ही आप सेटिस्फाई कर सकते हो। जैसे कि डॉक्टर को स्टेथोस्कोप की ज़रूरत है, सो वो अपना स्टेथोस्कोप ले लेंगे, तो वो उनकी पर्सनल या फिर इंडिविजुअल वांट है। ठीक है। और कलेक्टिव वांट क्या होता है, कलेक्टिव वांट मतलब सोशल वांट, जो कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो वो बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो सबकी वांट है, सबकी नीड है। नेक्स्ट है नेसेसिटीज़, कंफर्ट एंड लग्जरीज। सो नेसेसिटीज़, हाँ ये तीनों चीज़ें सेम लगती है बट इसमें बेसिक छोटा मोटा डिफरेंस है जो कि मैं बताती हूँ। नेसेसिटीज़ आर द वेरी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना रहा ही नहीं जा सकता। जैसे कि खाना हो गया, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब क्या है, नेसेसिटीज़ है। हेल्थ, एजुकेशन। और कंफर्ट्स क्या है, जो कि अपनी लाइफ या फिर हमारी लाइफ, आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है। जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, अब इंसान हाथ से भी कपड़े धो सकता है बट कंफर्ट चाहिए, सो उसके लिए क्या, वॉशिंग मशीन। तो कंफर्ट्स कौन सी होती है, जो इंसान की लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है। और लग्जरीज इन सबसे ऊपर, जो कि प्लेजर और इन्जॉयमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे एसी हो गया, कार हो गया, वेल फर्निश्ड हाउस चाहिए सबको। सो ये सारी चीज़ें क्या थी, वांट्स की क्लासिफिकेशन। हमने वांट्स की क्लासिफिकेशन देखी कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक वांट्स, इंडिविजुअल वांट्स, कलेक्टिव वांट्स, नेसेसिटीज़, कंफर्ट एंड लग्जरीज। ओके, अब हम वापस आते हैं, वांट्स हो गया, अब गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, गुड्स टेंजिबल होते हैं और सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल मतलब ऐसी चीज़ जिसे हम हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और इनटेंजिबल चीज़ वो होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते। सो गुड्स, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज टर्म्ड एज गुड्स, बट उसका मटीरियल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि चौक यूज बाय अ टीचर। और सर्विसेज भी ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करते हैं लेकिन उनका मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब वो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे कि टीचिंग या फिर डॉक्टर की सर्विस, ये क्या है, सर्विसेज होती हैं। आगे क्या है, यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब हिंदी में उपयोगिता, यानी कि किसी भी चीज़ की यूटिलिटी किस चीज़ से पता चलती है कि वो हमारे वांट्स को किस तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। आगे है वैल्यू। वैल्यू में है, वैल्यू के दो अप्रोचेज होते हैं, वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज़ क्या है, इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब कमोडिटी की यूजफुलनेस क्या होती है, वैल्यू होती है। जैसे कि किसी को भी सनशाइन के लिए, अभी मैंने बताया, किसी को भी सनशाइन के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो सनशाइन है उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है हमारे लाइफ में, अपने लाइफ में। तो लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के अगर इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में देखा जाए तो सनशाइन हैज़ अ हाई वैल्यू इन यूज़, लेकिन ये क्या है, फ्री गुड है।
वैसे ही वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है? इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी, मतलब मनी के वैल्यू में, या फिर उसको आप दूसरी किसी चीज़ से एक्सचेंज कर सकते हो, तो उसे क्या कहते हैं? वैल्यू इन एक्सचेंज। जैसे कि और इसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक गुड कहते हैं। जो वैल्यू इन यूज़ था वो क्या था? फ्री गुड था। लेकिन जो वैल्यू इन एक्सचेंज, जो किसी चीज़ के बदले में हमें मिलती है, वो इकोनॉमिक गुड होता है। जैसे टीवी, कार, इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। इसी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। सम कमोडिटीज हैव अ हाई वैल्यू इन यूज बट लो एक्सचेंज वैल्यू, जैसे कि पानी, वाटर। अभी मैंने बताया, इसी का अगर अपोजिट करें, वाइसे वर्सा, कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू इन यूज़ तो कम होती है, लेकिन उनकी जो एक्सचेंज वैल्यू होती है या फिर इकोनॉमिक वैल्यू या फिर मॉनेटरी वैल्यू होती है, वो ज़्यादा होती है। क्यों? उसकी स्कैरसिटी की वजह से। मैंने बताया मीन्स आर स्कार्स। सो वाटर डायमंड पैराडॉक्स का मेन मतलब क्या है? पानी एग्जाम्पल, मतलब नाम से ही पता चल रहा है, पानी। पानी की वैल्यू बहुत है लेकिन उसकी कीमत डायमंड के मुकाबले बहुत कम है। डायमंड की वैल्यू उस टर्म्स में देखा जाए, उसकी मॉनेटरी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो हर कोई नहीं चाहता ना कि मेरे पास डायमंड हो। जो नॉर्मल इंसान है उसे लगता है कि बस एटलीस्ट खाने के लिए तो हो। लेकिन पानी हर किसी को चाहिए, भले उसकी एक्सचेंज वैल्यू, मतलब उसकी एक्सचेंज वैल्यू डायमंड की कंपैरिजन में बहुत कम हो, लेकिन वो हर किसी की ज़रूरत है, मतलब वैल्यू इन यूज़। सो नेक्स्ट पॉइंट है वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या है? वेल्थ रेफर्स टू एनीथिंग विच हैज़ मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर मनी। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी कोई मार्केट वैल्यू है और उसे हम मनी से एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब मनी से, पैसे से खरीद या बेच सकते हैं। टू बी रिगार्डेड एज वेल्थ, अ कमोडिटी मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं जो कि एक कमोडिटी में होनी चाहिए, तब जाके वो वेल्थ कहलाती है। सबसे पहले है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, मतलब किसी भी चीज़ की यूज़फुलनेस। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी होना ज़रूरी है। अगर कोई भी चीज़ आपको बहुत सारी मिल जाए तो आप एक लिमिट के बाद उसे बस छोड़ दोगे, बट स्कैरसिटी हुन लेकिन मीन्स क्या है? स्कैर्स है। तो और अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जो चीज़ स्कैर्स होती है, जिस चीज़ की कमी होती है, हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से यूज़ करते हैं या फिर उसके लिए कितना भी वैल्यू पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो वो क्या है? वेल्थ है। ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब क्या है? एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र करना। सो एक कमोडिटी जब एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र कर सकते हैं तब हम उसे वेल्थ बोलते हैं। आगे एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या है? एक्सटर्नैलिटी मतलब जो ह्यूमन बॉडी के बाहर की कोई चीज़ हो जो कि हम ट्रांसफ़र कर सके, जैसे कोई बिल्डिंग हो गई, कोई हैंडबैग वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें। इसके जो नोट्स है प्रॉपर, वो वर्ड डॉक्यूमेंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, उसमें आप देख सकते हैं ये जो पूरा नोट्स है इस चैप्टर के। आगे देखते हैं। और ट्रांसफरेबिलिटी की भी दो टाइप है, फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी और नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी। फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी मतलब एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फॉर एग्जाम्पल व्हीकल। और नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी क्या होता है कि उस जो गुड है, मतलब जो सामान है, उसे हम फिजिकली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, खाली ओनरशिप राइट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि लैंड हो गया, अब कोई ज़मीन का टुकड़ा है तो आप उसे एक इंसान को ऐसे उठा के तो नहीं दे सकते दूसरे इंसान को। आप क्या कर सकते हो? उसकी जो ओनरशिप राइट्स है वो आप दूसरों के नाम पे कर सकते हो। सो ट्रांसफरेबिलिटी समझ में आया? इसके दो टाइप्स है, फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी और नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी। फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी मतलब आप एक चीज़ उठा के किसी दूसरे इंसान को दे सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। और नोशनल मतलब आप उसके राइट्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। आगे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप की इनकम होती है। टाइप्स ऑफ इनकम देखेंगे। पहले हम पर्सनल इनकम देखते हैं। पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम मतलब आपकी जो कमाई हुई इनकम है, अर्निंग रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में फ़र्क है। पर्सनल इनकम जो होती है वो आपने जिस भी मीन्स से कमाई हुई इनकम है वो आपकी पर्सनल इनकम होती है। लेकिन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो कि आप डायरेक्ट टैक्स पे करने के बाद आपके पास जो इनकम का अमाउंट बचता है
उसे आप पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हो। डिस्पोजेबल इनकम मतलब आप उस इनकम को आप खर्च कर सकते हो। सो जब इनकम के अंदर से आपका TDS या आपका जो भी टैक्स है वो डिडक्ट हो जाता है, उसके बाद जो आपके पास वैल्यू बचती है वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है। आगे है, अब कुछ टाइप्स ऑफ इनकम देखते हैं। फिक्स्ड इनकम, इनकम जो एक लिमिटेड या फिर एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसी है वैसी ही रहे, जैसे रेंट हो गया, वेजेस हो गया। और फ्लक्चुएटिंग इनकम, फ्लक्चुएटिंग इनकम क्या है, जो हमेशा चेंज होती रहती है, जैसे कि कभी पॉजिटिव में है इनकम, कभी नेगेटिव में है, कभी ज़ीरो है। जैसे कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों के जो बिज़नेस है वो एक तरीके से रुक गए हैं। तो पहले की जो इनकम थी वो उनकी फिक्स्ड इनकम हुआ करती थी, लेकिन अब जो उन लोगों की इनकम है वो फ्लक्चुएटिंग ही हुई है एक तरीके से, कुछ मतलब मिल रहा है नहीं मिल पा रहा है, जो लोग जो अपने वर्कर्स हैं जो यहाँ से जा रहे हैं, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। आगे है मनी इनकम। मनी इनकम मतलब जो करेंसी, जो करेंसी फॉर्म में जो आपको इनकम मिली है वो मनी इनकम हो गया, कैश हो गया, जो कि लीगल करेंसी होती है। रियल इनकम क्या होता है, इट इज़ द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनकम। मतलब फॉर एग्जांपल कमोडिटीज परचेज्ड आउट ऑफ मनी इनकम, यानी कि आप जो सामान खरीद रहे हो उस पैसे से। आगे है कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम, दिस इनकम इज पेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। रेंट हो गया, वेजेस हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम है। रेसिडुअल इनकम मतलब जो सारे पेमेंट करने के बाद जो इनकम बच गई उसे रेसिडुअल इनकम कहा जाता है। आगे है अर्नड इनकम। अर्नड इनकम मतलब इनकम obtained आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। और अनअर्नड इनकम कौन सी होती है, इनकम रिसीव फ्रॉम ऑल सोर्सेज विदाउट इंडल्जिंग इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। जैसे कि विंडफॉल गेन्स जो अचानक से इनकम मिलती है, या फिर आप लॉटरी जीतते हो, तो ये अनअर्नड इनकम होती है। आपके पास पैसा तो आया, इनकम तो हुई, लेकिन अनअर्न मतलब आपको इसके लिए कोई बड़ा वो मीन्स जो रिसोर्सेज हैं उन्हें आपको ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी 8 पॉइंट है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। 4 तरीके की होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि इकोनॉमिक्स का पाया है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, इसी के ऊपर पूरा इकोनॉमिक्स जो है स्टडी करता है। हम इसे भी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जो यूटिलिटी हमें पता है यूज़फुलनेस होती है। अगर आपके पास खाली प्लास्टिक पड़ा हुआ है, या फिर आपके पास खाली रॉ मटेरियल है, तो आप उसे यूज़ किस तरीके से करोगे। जब तक आप उसके उसके उस चीज़ से कोई प्रोडक्शन नहीं करते, आप उससे कोई चीज़ बनाते नहीं हो, तब तक आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। सो प्रोडक्शन का मतलब क्या है, इट इज़ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस को बढ़ाने को प्रोडक्शन कहते हैं। अब प्रोडक्शन के भी 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और इनके रिवॉर्ड्स क्या क्या है। अब पहले इसी को देखते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर किस तरीके से प्रोडक्शन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको कोई फैक्ट्री वगैरह ओपन करनी है, या फिर आपको कोई भी बिजनेस ओपन करना है, तो सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, लैंड, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है लेबर, वहाँ पे काम करने के लिए लोग चाहिए। उसके बाद है कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है मनी, जो कि आप इन्वेस्ट करोगे। और एंटरप्रेन्योर एक स्किल्स है, मतलब लीडरशिप स्किल्स है, जो कि जिससे कि आप लोगों को किसी भी चीज़ को करने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। सो हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर 4 एक्टिविटीज़ थी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। उसमें से भी प्रोडक्शन था, इट इज़ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। और प्रोडक्शन के भी 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब इनके रिवॉर्ड्स मतलब इनके रिटर्न्स क्या होते हैं। लैंड के बदले क्या मिलता है, रेंट मिलता है, या फिर रेंट पे करना पड़ता है। लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन देखा हमने, अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है डिविजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स अमंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब अभी जो हमने ऊपर देखे 4 रिवॉर्ड्स है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। सो इसी को डिस्ट्रीब्यूट करने को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सचेंज। एक्सचेंज रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना या फिर बेचना। नेक्स्ट है कंजम्पशन, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने यूटिलाइज किए हैं, या फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने एक्सचेंज किए हैं, उनको ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करना।
यहाँ तक अभी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स पढ़ लिए हैं। आगे है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो ये जो वर्ड है ये भी ग्रीक वर्ड मैक्रोज से आया है। मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज या फिर एग्रीगेट। सो macroeconomics is study of aggregates covering the entire economy such as total employment, national income, etc. सो माइक्रो और मैक्रो का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? माइक्रो छोटे छोटे फैक्टर्स के ऊपर स्टडी करता है और मैक्रो उन छोटे छोटे फैक्टर्स के ग्रुप के ऊपर स्टडी करता है। जैसे कि ग्रुप ऑफ फर्म्स, तो माइक्रो में सिर्फ एक पर्टिकुलर फर्म के ऊपर स्टडी हो रहा है, लेकिन जब आप पूरे मार्केट का स्टडी करते हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। पहला है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, अब पर्सनल इनकम थी वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में गई थी, लेकिन नेशनल इनकम मतलब जितने भी लोग हैं उन सबकी इनकम को ऐड करके जो टोटल इनकम होती है उसे नेशनल इनकम कहते हैं, और वो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। नेशनल इनकम इज एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। मैं नेशनल इनकम की जो नेशनल इनकम कमेटी की डेफिनेशन है वो बताती हूँ। अ नेशनल एस्टिमेट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज turned out during a given period counted without duplication। विदाउट ड्यूप्लीकेशन, इस वर्ड पे फोकस करना ज़रूरी है। मतलब डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम मैंने कैसे बताया, कैसे कैलकुलेट होती है? हर किसी की जो पर्सनल इनकम या फिर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर, एक पूरे पीरियड ऑफ टाइम में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उन सब का जब एग्रीगेट करते हैं तो वो नेशनल इनकम होती है। तो उसमें डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपकी बेकरी है और आप ब्रेड से बनाते हो और सेल करते हो, लेकिन आप होलसेल में सेल करते हो, उसके बाद आगे जो रिटेलर है वो उसे वापस सेल करता है, तो इसमें उसकी भी इनकम और आपकी भी इनकम, दोनों की इनकम ऐड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो इस वजह से अलग अलग तरीके से उसे क्लासिफाई किया जाता है और फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। वो मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको समझाऊंगी। आगे है सेविंग्स। सेविंग्स इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट स्पेंट करेंटली ऑन कंजम्पशन। मतलब जो अभी खर्च नहीं कर रहे हैं हम, आगे उन्हें हम आगे खर्च करने के लिए सेव कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मतलब जो भी आपके पास अभी है सेविंग्स, आप उसे ठीक ढंग से यूटिलाइज करके इन्वेस्ट करके, ताकि आप कैपिटल एसेट्स खरीद सको, जैसे कि मशीनरी हो गया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तो उन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए होता है? इन्वेस्टमेंट। फोर्थ पॉइंट है ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल्स मीन्स जो मार्केट में मंदी, तेज़ी, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे, डिप्रेशन, रिसेशन। तो जब मार्केट में ट्रेड साइकिल्स चलते रहते हैं, जैसे फ्लक्चुएशन इन बिजनेस और अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ड्यू टू इन्फ्लेशंस एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। इट हैज़ अ क्वांटिटेटिव डायमेंशन। It means an increase in the real national income of the country over a long period of time। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? एक बहुत लंबे समय तक या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो एक नेशन की नेशनल इनकम है, जो रियल नेशनल इनकम है, वो जैसे जैसे बढ़ती है उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। और इसी का एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ से वाइडर कंसेप्ट है, उससे ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है और क्वालिटेटिव डायमेंशन है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या थी? क्वांटिटेटिव, मतलब नेशनल इनकम जितनी बढ़ रही है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर जो चेंजेस हो रहे हैं या फिर डेवलपमेंट हो रही है उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। ये जो चैप्टर था आपका बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, इसमें जो भी छोटे मोटे कंसेप्ट्स थे इकोनॉमिक्स स्टडी करने से पहले जो आपको पता होने चाहिए, वो सब मैंने कवर किए हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसके नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वर्ड डॉक्यूमेंट की लिंक सेंड डाल दूँगी, जिससे कि आपके पास, आप सबके पास नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब जब हमने बेसिक कंसेप्ट्स कर ही लिए हैं तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फ्री गुड और इकोनॉमिक गुड। मतलब मैं जो आपको पॉइंट्स बता रही हूँ उसमें से आपको फ्री गुड और इकोनॉमिक गुड को क्लासीफाई करना है। पहला है वाटर इन रिवर, नेक्स्ट है ऑक्सीजन सिलेंडर, नेक्स्ट है एयर, वाटर प्रोसेस्ड फॉर ड्रिंकिंग। पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, वाटर प्रोसेस्ड फॉर ड्रिंकिंग
और एयर। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अब आपको समझ आया कि नहीं, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं, फ्री गुड या इकोनॉमिक गुड। और आपके अगर कोई सजेशंस हो तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट फॉर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।